सो हेलो एवरीवन, अगेन हमारे पास मैं आ चुका हूँ इवनिंग शिफ्ट का 5 अप्रैल का इवनिंग शिफ्ट का पेपर लेकर। और हम लोग देखते हैं वन बाई वन एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है एवरीवन, जिसमें कह रहा है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ठीक है, ग्लूकोज इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट एनोमेरिक फ्रॉम अल्फा एंड बीटा। अच्छा, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये कुछ ज्यादा ही फेवरेट बन चुका है एनटीए का, है ना। ये टॉपिक बायोमोलिकुल्स में हमेशा रिपीट किया हूँ आप सबको एवरीवन, दैट प्लीज आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करने जाओ उससे पहले आप एक दिन कम से कम बायोमोलिकुल्स प्लीज एक बार ध्यान से देखो। मैंने अपने चैनल पे बायोमोलिकुल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड भी की है और आपको बताया भी हूँ, उसमें हाईलाइटेड पॉइंट भी दिखाया हूँ एवरीवन। अगर आप वीडियोस रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आप जरूर देख रहे होगे, है ना। तो बायोमोलिकुल्स एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा करके जाना चाहिए। जेई मेंस करके जा रहे हो, जेई मेंस पेपर अटेम्प्ट करने जा रहे हो और बायोमोलिकुल्स में आपको कमांड नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप 4 मार्क्स फ्री में लूज कर रहे हो और इससे इस 4 मार्क्स से आप पता नहीं कितने रैंक पीछे चले जा रहे हो। तो प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज एक बार देख कर जाए। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये स्टेटमेंट कहाँ से आया था और कैसे आया था। तो ये पहला तो सही है कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में भी आपको दिखाया था एनसीईआरटी से। ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट में भी ये स्टेटमेंट पूछ लिया गया, तो ये ऑब्वियसली बात है, सही है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ C3, C4, C5 ऑफ द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जो स्ट्रक्चर होते हैं ओपन चेन स्पेशली, वो केवल और केवल C2 पे डिफरेंट होते हैं, बाकी सारे सेम होते हैं एवरीवन। ठीक है ना, बोथ हैव सेम ओरिएंटेशन। इन द लाइट ऑफ द above स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो मुझे लगता है कि ये तो दोनों सही है। अब दोनों सही है तो उसके अनुसार आप स्टेटमेंट चेक कर लेना। ठीक है, पहला ऑप्शन आंसर मुझे लग रहा है। अब ये देखो कि मैं दिखाता हूं कहां से आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, राइट। अब मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाऊं तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, है ना। ये हमारे पास जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये फ्रक्टोज का है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कीटो ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटो ग्रुप होता है एवरीवन। वही एल्डिहाइड के सॉरी, वही अगर मैं ग्लूकोज का दिखाऊं ओपन चेन ये तो साइक्लिक फॉर्म में है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप देखो तो पहले ग्रुप पे C1 पे हमारे पास क्या है, ठीक है, C1 पे क्या है और इसका ओपन चेन है क्या, नहीं। यही वाले पे आप ध्यान से देखो, ओपन चेन स्ट्रक्चर में आप जब देखोगे तो क्या है, ये CHO बॉन्ड है, CHO ग्रुप है एवरीवन। ठीक है, अच्छा, अगर हमारे पास कहीं और भी ये स्ट्रक्चर है तो मैं आपको दिखाता हूँ। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, नहीं यही है। ठीक है ना, तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वही हमारे पास ग्लूकोज है एवरीवन। ठीक है, और ये आप देख सकते हो कि C3 C4, यहां से हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2, तो ये हमारे C3 आता है एवरीवन, C3 C4 और C5। ये क्या है, इन तीनों पोजीशन पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का सेम है। अब मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, है ना। इसके एक OH थर्ड वाले पे लेफ्ट में है और राइट में चौथे और पांचवे पे है। अब यहाँ पे भी देखो, है ना, यहाँ पे जब आप देखोगे तो थर्ड में लेफ्ट पे है, चौथे पांचवे पे राइट साइड है। तो बस स्टेटमेंट तो यही था ना, है ना। वो कहाँ चला गया, यहाँ पे है। ठीक है, C3 C4 और C5 पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज की ओरिएंटेशन सेम होती है। तो देखा एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है एवरीवन, अगर बायोमोलिकुल्स चैप्टर है तो। ठीक है, तो आई होप इस वाले क्वेश्चन के लिए आप कॉन्फिडेंस हो गए। ठीक है, मैं एनसीईआरटी आपको जो इसलिए दिखाता हूँ ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर सको कि कम से कम टीचर जो है गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे रहा है ना। चलो, अब श्योर हो गया कि ये क्वेश्चन का दोनों स्टेटमेंट सही था, अगर ये पक्का स्टेटमेंट था तो। ठीक है, चलो, अगर कोई गड़बड़ है तो आप मुझे क्वेश्चन लिख के भेज सकते हो, क्योंकि मैं जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एवरीवन। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन के बारे में तो बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्या पूछा गया है ना। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी मैं जेईई मेंस के सारे पेपर्स का क्वेश्चन हम हमेशा केमिस्ट्री का अपलोड करते रह रहा हूँ इस चैनल पे कंटिन्यूअसली। सो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर ले, हमारे पास अभी बहुत ही कम सब्सक्राइबर है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, एक और क्वेश्चन है हमारे पास जेईई मेंस का। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मतलब इससे इजी क्या ही हो सकता है, ऑर्गेनिक का ये क्वेश्चन आप कह सकते हो, है ना। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन देयर डिक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी के बारे में समझाना था, बस बिल्कुल इजी। जीओसी का पार्ट आप कह सकते हो, GOC1 का। ठीक है,
पर जीओसी अपने आप में ही एक बेसिक्स है, तो अब जो भी समझना है ठीक है। यहाँ पे हम डबल बॉन्ड या अल्कीन का जो है स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हो, एक तो अल्फा हाइड्रोजन से भी चेक कर लेते हैं ठीक है। दूसरा, अगर सीस और ट्रांस की बात हो रही हो तो ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सीस ठीक है। तो ये छोटी छोटी पॉइंट आपको अगर याद है तो बहुत अच्छे से आप देख पा रहे हो। टू मिथाइल ब्यूटुइन ठीक है, तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ ठीक है। इसका स्ट्रक्चर ये कुछ होगा ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास पहले ए का हो गया। बी का स्ट्रक्चर मैं बनाऊं तो ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी, ये सिस हो गया। और सी का स्ट्रक्चर में बनाऊं तो 2,3 डाइमिथाइल यानी कि सी डबल बॉन्ड इस तरीके के हमारे पास। और अगर मैं डी का स्ट्रक्चर बना दूं, अगर मैं ये कह दूं यहाँ पे आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ से आप स्टेबिलिटी बिल्कुल इजीली निकाल सकते हो। सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे एवरीवन, और सबसे ज्यादा मिथाइल ग्रुप जो है अटैच्ड होंगे। एक तो अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं, फिर मिथाइल ग्रुप यानी प्लस आई से भी आप चेक करते हैं ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जो है प्लस आई का अप्रोच भी यहाँ पे ज्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन भी ज्यादा है। तो सी तो सबसे ज्यादा हो गया एवरीवन, सी सबसे ज्यादा। उसके बाद हमारे पास आएगा ए का नंबर, उसके बाद हमारे पास आएगा सी का नंबर, सॉरी बी का नंबर। क्यों बी का आएगा, बी और इसमें तो स्टेबिलिटी, यहाँ पे सी से तो थोड़ा रिपल्सन भी होना चाहिए। सीस है, रिपल्सन होनी चाहिए, पर इतनी भी ज्यादा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, 6 है ठीक है। यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, साथ ही साथ हमारे पास केवल एक ही तरफ से मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। अल्फा हाइड्रोजन को गोली मारो, अल्फा हाइड्रोजन से नहीं भी देखना चाहो तो दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो इसीलिए बी का स्टेबिलिटी ज्यादा हो गया ठीक है, कंपेयर टू डी। चले, ये हमारे पास ऑर्डर आ गया एवरीवन। तो ये हमारे पास क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर का स्टेबिलिटी है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन ठीक है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है एवरीवन तो आप मुझे क्लियरली बता सकते हो, मैं ठीक है, मैं एक बार फिर से लाऊंगा वीडियोस, इसमें पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा ठीक है। तो सी ए और सी ए बी डी, ये हमारा राइट आंसर है एवरीवन ठीक है। डी सबसे छोटा होगा, सी इज द राइट आंसर ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, और इस ये तो अगेन हमारे पास बायोमोलिक्यूल से आ गया ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स वाला तो ज्यादा ही मेहरबान हो गया इस चैप्टर पे, तो चलो चेक कर लेते हैं कहाँ पे आपको ये देखने को मिलता है ठीक है। एक सेकंड सॉरी, द चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट बताना था टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन की स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो सबसे ज्यादा तो मुझे ये जो याद है तो वो है ओवरऑल फोल्डिंग को ये रिप्रेजेंट करता है ठीक है। देखता हूँ, फिब्रस एंड ग्लोबुलर आर द टाइप ऑफ द टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सही बात है ठीक है, सही है बिल्कुल, मुझे तो जहां तक याद है लग रहा है सही है ठीक है। उसके बाद क्या है, इट रिप्रेजेंट द ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द, ओके मैं इसी की बात कर रहा था, ये तो पक्का सही है। डाइसल्फाइड लिंकेज एंड हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज द टर्सरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ड्यूरिंग डी नेचर टर्सरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, ठीक है चलो इसको देख लेते हैं, मुझे एग्जैक्टली थोड़ा सा देखना पड़ेगा, सॉरी। हमें ये जो है बायोमोलिक्यूल्स में फिर से आना चाहिए और फिर से टर्सरी स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहिए। कुछ चीजें मैं भूल गया हूँ, पर कोई नहीं, हमारे पास तो सॉल्यूशन देखना है ना बस, अब मैं स्टूडेंट थोड़ी हूँ। ओके, हम बात कर रहे थे ठीक है, बस यही है, टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर प्रोटीन ओवरऑल फोल्डिंग रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग, बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चर ओके, इट्स गिव द मेजर शेप वाइज, ओके फाइबरस एंड ग्लोबुलर ठीक है। टू मेजर शेप है इसके पास जो कि है ग्लोबुलर और फाइबरस ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट हमारे पास सही हो गया, ग्लोबुलर एंड फाइबरस ठीक है, वो दोनों सही था। दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है एवरीवन, आगे बढ़ते हैं ठीक है। और क्या पूछा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सल्फाइड से ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाई सल्फाइड लिंकेज इसको जो है स्टेबलाइज करता था, कहाँ चला गया ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्टेबलाइज द टर्सरी ड्यूरिंग डी नेचर टर्सरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, अच्छा इसके लिए हमें जो है ड्यूरिंग डी नेचर यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास होगा नेटिव डी नेचर, ओके यहाँ पे है, ड्यूरिंग डी नेचर सेकेंडरी आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी रिमेन इंटैक्ट, ओके।
सो प्राइमरी टर्सरी जो है हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाता है, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, टर्सरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, तो ये गलत बात है। ओके सो मैं ये वाला भूल गया था। ओके तो मुझे याद रहनी चाहिए, पर प्राइमरी जो है वो इंटैक्ट रह जाता है, प्राइमरी सेम रहता है पर टर्सरी सेकेंडरी इंटैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इंटैक्ट प्राइमरी होता है ना कि टर्सरी, टर्सरी बर्बाद हो जाता है डी न्यूट्रिशन के टाइम। ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एवरीवन, हर वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स आगे आने वाले जो 6 तारीख के इवनिंग शिफ्ट के हैं, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट वाले तो वैसे भी अब आज रात को कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज रात तक उनके पास ये वीडियो पहुंचेंगे ही नहीं, मेरी इतनी भी बड़ी चैनल नहीं है कि सारे लोग तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो इवनिंग शिफ्ट तक अगर गलती से जिनके पास पहुंच गया, तो प्लीज एक बार आप दिन में चेक कर लेना बायोमोलिक्यूल्स एवरीवन, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स हर चैप्टर में, हर पेपर में आया है, और ये जितने रंगीन हो चुके हैं ये एनसीईआरटी, वो सब जो है आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं उस लाइन से, तभी वो हाईलाइटेड है पेन के रूप में। ठीक है, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जितने भी है, ये जेई मेंस के इसी पेपर में पूछा गया है। ठीक है, खासकर अप्रैल में तो कुछ ज्यादा ही पूछ दिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ओके सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, यहाँ पे स्टेटमेंट वन में पता नहीं मिसिंग है या स्टेटमेंट वन हमारे पास आया ही नहीं एवरीवन, तो स्टेटमेंट वन से रिलेटेड इस क्वेश्चन को पता नहीं है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहा है, ऑन नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेड मोर देन इट्स ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट। यहाँ पे इसको कुछ ज्यादा ही गलतफहमी हो गई है ना। चलो इस क्वेश्चन को अगर गलतफहमी हो गई, एग्जामिनर को गलतफहमी हो गई, तो हमको उसको दूर कर देते हैं। ये हमारे पास एनिलीन है एवरीवन। ठीक है, और आप जानते हो अगर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास अगर होता है, जो कि नाइट्रेशन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है, NO2+ हमारे पास ऐड होता है, तो ये क्या होता है, जब ये जो है प्रोडक्ट हम बनाते हैं, तो ये ऑर्थो मेटा सॉरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ठीक है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे मात्रा में मेटा प्रोडक्ट भी मिल जाता है। ठीक है ना, ये मिलता है साथ ही साथ। ओके, हमने एनिलीन तो बना दिया पर उस पर अटैच नहीं करवाया। ठीक है, तो पहले मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या रेशियो रहता है। तो ये हमारे पास जो है सबसे ज्यादा, अरे भैया NH2 यार, यहाँ पे NO2 ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 51% के अराउंड मिलता है एवरीवन, और ये जो है 47% या 48 के आसपास शायद मिलता है, या 47 एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है यार। ठीक है, और यहाँ पे जो है ऑर्थो पोजीशन पे NO2 मिलता है। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे मिलने वाला NO2 थोड़ा सा कम होता है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज्यादा मात्रा में कम होता है। इस चीज को, लाइन को मैं प्रॉपर एनसीईआरटी से भी दिखाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, है ना। पूरा प्रॉपर एनसीईआरटी शो किया जाएगा एवरीवन। सो ये एनिलीन का है, तो मैं आपको एनसीईआरटी के लिए एनिलीन की ओर ले चलता हूँ, एनसीईआरटी के एनिलीन चैप्टर में। ठीक है, तो एनिलीन, ये देखो एक और क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, तो मैं उस टाइम पे जब एनसीईआरटी खोला था तो वो वहीं पे खुला रह गया। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, एनिलीन के बारे में बात कर रहे थे, जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है कैसे देता है, यही ना। ठीक है, चलो यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन। ये जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है NO2 के साथ रिएक्शन करने के बाद देगा, कहाँ पे देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, हाँ ये रहा। ओह बिल्कुल सही बनाया था भाई, देखा परसेंटेज भी याद था मुझे, है ना। 51%, 47% और ये 2%। ओके, हमने लिखा था या नहीं, 47 51, बस यही दो का लिखा था, तो अरे कोई नहीं, 51 और 40 98 हो गया, और ये 2% हो जाएगा, है ना। तो ऑर्थो जो है, देखो ऑर्थो जो है सबसे कम बन रहा है यहाँ पे, मीटा थोड़ा ज्यादा बन जा रहा है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा हमारे पास पैरा प्रोडक्ट है। ठीक है, रीजन क्या है देख लो आपको, नाइट्रेशन, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड tertiary tertiary oxidation product in addition to the nitro derivative. ठीक है, strongly acidic medium aniline protonated to form the anilinium ion, the which is a meta directing. That's why the beside the ortho and para derivative significant amount of meta product is also formed, right? ठीक है एवरीवन, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, पहले वाला स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई दे सकूं। ठीक है, मैं पक्का रिप्लाई दूंगा एवरीवन, अगर हमें
6 अप्रैल या 7 अप्रैल तक के हमें अगर बता देते हो तो ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास क्वेश्चन है जेई मेंस का। तो पिछली वाली वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड वाले क्वेश्चन देखा था। अभी ये इस वाली वीडियो में देखो, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आप एज्यूम कर लो, है ना। इसमें क्या कह रहा है कि एल्युमिनियम अपॉन रिएक्शन विद द NaOH एक्वस, ये बात याद रखना है, एक्वस जरूर कहा है, फॉर्म AlOH होल 6 3 माइनस। ये गलत बात है। क्यों गलत बात है? कि ये जो एल्युमिनियम है ये रिएक्शन करता है NaOH के साथ, अगर एक्वस कंडीशन है तो यहाँ पे ये फॉर्म करता है NaAlO2, जिसे हम लोग फर्दर एक अदर फॉर्म में भी कहते हैं AlOH का होल 4, ठीक है, माइनस में, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का कंपाउंड बनाता है एवरीवन, ठीक है। अब मैं आपको शो करता हूं कि एक नोट्स है हमारे पास रेजोनेंस का, ठीक है। उस वाले रेजोनेंस, माफ कीजिएगा, रेजोनेंस के हम जब नोट्स पे आते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये जो है, ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियरली शो हो रहा है कि ये जो एल्युमिनियम है NaOH और वाटर एक्वस, एक्वस का मतलब वाटर होता है, NaAlO2 के साथ NaAlO2 डॉट टू H2O बनाता है एवरीवन, ठीक है। मैंने H2O का यूज नहीं किया है पर कोई नहीं, आप समझ पा रहे हो, ठीक है। उसके साथ ही AlOH4 माइनस, अच्छा मैंने, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बनता है एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़े, और यही अगर हमारे पास केवल NaOH होता तो AlOH होल 6 बनाता और 3 माइनस होता एवरीवन। ये जो H2O आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ कंपाउंड बनता, ठीक है। तो ये हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चन था। अगर जो जो भी है इस वाले क्वेश्चन के लिए, जिस बंदे को लगा होगा कि नहीं ये तो AlOH6 3 माइनस बना लेता है, तो वहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है ना। 4 होता तो सही होता, इसलिए ये गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है एवरीवन। अब बात करते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट की। ज्योमेट्री ऑफ ICl4 माइनस ClO3 माइनस IBr2 इज प्लेनर पिरामिडल लीनियर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। पहले तो ये हाइब्रिडाइजेशन से हमें पता चल रहा है कि इसके पास 4 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो sp3d2 हो गया। अच्छा, ये मैं कितना फास्ट कर पा रहा हूँ, आप सब कर पाते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। इसमें जब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास 3 डबल बॉन्ड दिख रहा है और एक लोन पेयर दिख रहा है, तो मैं इसको कह दूंगा sp3, हाँ sp3 ही कहूंगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का बनेगा। ये 2 लोन पेयर हमारे पास हो जाए और इधर ऑक्सीजन, ठीक है, और सेंट्रल पे माइनस होगा, ठीक है। तो ये sp3 होगा एवरीवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। sp3, अच्छा, पिरामिडल और ये शेप बताना था, तो ये प्लेनर, अच्छा प्लेनर कैसे होगा मैं ये बता देता हूँ। ICl4 माइनस, तो आई के ऊपर माइनस होगा, बाकी 4 जो होंगे इसके प्लेन में होंगे, जो कि हमारे पास Cl है ना, हाँ Cl है, Cl है, Cl है, Cl है, और 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर वाले और एक लोन पेयर नीचे वाले एरिया में होगा। तो ये आप देखो, लोन पेयर को हम ज्योमेट्री में काउंट नहीं करते हैं, तो ऊपर और नीचे ढक दो तो ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है एवरीवन, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से एनसीईआरटी चेक कर लेना, मैं आपको शो कर दूंगा अभी, एनसीईआरटी में अभी तुरंत शो करूंगा, अभी रुक जाओ जरा। IBr2 माइनस, तो यहाँ पे आयोडीन के ऊपर माइनस चला जाएगा और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और दो दो यहाँ पे वन पेयर बनेगा, तो 6 लोन पेयर के रूप में काम करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर। तो IBr2 माइनस का जब स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा एवरीवन। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे चले जाएंगे और ब्रोमीन का जो 2 ब्रोमीन्स हैं वो कहाँ हो जाएंगे, वो एक्सियल पोजीशन पे आएंगे, इसलिए ये लीनियर स्ट्रक्चर होगा। अगेन हम लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एनसीईआरटी में ये कहाँ पे है ना, केमिकल बॉन्डिंग में। अच्छा, केमिकल बॉन्डिंग में हम आ जाते हैं ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन वाले एरिया में, है ना। और कुछ नहीं, ये देखो, ये तो क्लोरीन के टी शेप वाला है, कोई एग्जांपल है क्या हमारे पास? ठीक है, मैं ज्योमेट्री जस्ट समझा देता हूँ, क्या ही कह सकते हो, है ना। ज्योमेट्री में अब जब आप देखोगे तो 3 लोन पे, ये देखो स्क्वायर प्लानर, एक तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास किस में था, ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास देखने को मिला है आई ICl4 माइनस, ये वाला, ठीक है।
इसके एग्जाम्पल मेरे पास होने चाहिए, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं तो दिया था कुछ क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स, ठीक है, होने चाहिए थे। हाँ, ये शायद लिनियर नहीं, यहाँ पे नहीं है, कोई नहीं, आप इतना तो जानते ही हो, है ना। एनसीईआरटी से मैं जब दिखा रहा हूँ शेप के बारे में, तो इतना तो जानते ही हो। इस वाले को पिरामिडल कहते हैं एवरीवन, ठीक है, इस वाले को पिरामिडल कह रहे थे, बस यही है ना। ये देखो लोन पेयर यहाँ पे है। और कौन सी ज्योमेट्री हमें देखने को मिला है, सीसो ज्योमेट्री हमें नहीं देखने को मिला है, ठीक है। एक लीनियर देखने को मिला है, लीनियर तो एक हमारे पास लीनियर यहाँ पे है क्या कोई, नहीं लीनियर हमारे पास नहीं है, इसमें शो नहीं किया है, पर लीनियर मैंने बता दिया आपको, है ना, बिल्कुल। और भी हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन एनसीईआरटी में तो नहीं है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही था एवरीवन, ठीक है। अब इस वाले कंपाउंड से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये प्लानर आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास पिरामिडल के शेप ले रहा है, ये क्या है, ये हमारे पास लीनियर है। तो बिल्कुल सही बात है, रेस्पेक्टिवली की बात बता दी है। तो पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया। अब इसके अनुसार आप आंसर देख लेना। तो पहला गलत, दूसरा सही, अच्छा ये ऑप्शन डी ऑप्शन पहला इनकरेक्ट, हाँ बिल्कुल, सेकंड करेक्ट। सो दैट्स इट। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में एवरीवन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया था। बहुत ही आजकल जो भी जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एवरीवन। सो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ कि इतना इजी कैसे पूछ सकता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर माना जाता था, आजकल के क्वेश्चन तो बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलो, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन D3, D4, D7 लो स्पिन के केस में, ठीक है। लो स्पिन करने का मतलब यहाँ पे पेयरिंग होगा, पेयरिंग विल अकर, ठीक है। मैं ऐसे ही याद रखता हूँ एवरीवन, क्योंकि अगर आप अलग अलग नाम से याद रखोगे तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लो स्पिन कहने का मतलब स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो कम हो, ठीक है। लो लो स्पिन, ठीक है, जो भी है मैं उस तरीके से याद किया हूँ, ठीक है। इसमें कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं बता रहा हूँ। लो स्पिन कहने का मतलब उसमें पेयरिंग होगा, ठीक है, और उसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक्स जो भी कंपाउंड है हमारे पास, ये जो एक्स के जो जितने पार्ट है वो D3, D4 और D7, ये लो स्पिन है। लो स्पिन कहने का मतलब एक तो आप जानते हो ऑक्टाहेड्रल केस में क्या होता है, T2G और EG बनता है, ठीक है। ये T2G है, EG है ये, ठीक है। क्या मैं सही लिख रहा हूँ या गलत, एक बार देख लेना, है ना। मुझे जहां तक याद है मैं तो सही लिख रहा हूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो एक बार बुक देख लेना, ठीक है। अरे भैया क्या बात है, कभी कभी ऐसे बातें कर देते हो जो मुझे भी डाउट में ला देता हो, है ना। T2G ऊपर में हो गया, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं, ये टेट्राहेड्रल का केस है, वही तो कह रहा हूँ। EG ऊपर में, नीचे में T2G में 3 होते हैं, देखा। कभी कभी लगता है कि मुझे तो सब याद ही है ना, फालतू में ही तुम डरा देते हो। चलो, ओके, ये T2G और EG है, ठीक है। सॉरी, ये फिल नहीं करना चाहिए था। ओके, D3 के लिए क्या होगा एवरीवन, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, ठीक है, इसको हटा देते हैं ना, कोई बात नहीं, अपने पास तो सब कुछ है। अब बात करते हैं D3 के लिए। तो D3 के लिए मैं बात करूँ तो चलो इसको पीले रंग से काम चला लेते हैं। 1 2 3, अब ये हम बात किया है लो स्पिन पे, तो इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा, ये हमने बात की किसके लिए, ये D3 के सॉरी, अरे यार 3D3 है तो पेयरिंग या लो स्पिन रहे या हाई स्पिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगा। इसमें हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यही हमारे पास D4 के केस में क्या होगा एवरीवन, D4 के केस में एक यहाँ पे पेयरिंग आ जाएगी, ठीक है। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप समझ जाना, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एवरीवन, ठीक है। और वही D7 के केस में क्या होगा, पहले तो ये 6 इधर भर जाएंगे, ठीक है, पेयरिंग होगी और ये भर जाएंगे। अब जब ये 6 भर जाएंगे तो ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा Ag में, और Ag में जाएगा तो वहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में बच जाएगा। अच्छा, पूछा क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन, तो ये तो हमारे 3 कंपाउंड हो गए जिसमें कि X, ठीक है। X में हमारे पास टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 2 5 1 6, 6 तो X में हो गए। अब बात करेंगे हम लोग the sum of unpaired electron in D5 and D6 high spin in Y। चलो हमारे पास Y एक कंपाउंड है जिसमें 2 है, जैसे एक D5 कॉन्फ़िगरेशन है, एक D6 कॉन्फ़िगरेशन है। तो D5 में हाई स्पिन के बारे में पूछा है, तो ऑक्टाहेड्रल का केस है तो अभी भी T2Eg फॉलो करेंगे, ठीक है। T2 और Eg, ठीक है, Eg और T2G,
अरे भैया इजी, इजी धोने वाला नहीं, इजी, ठीक है। ये D5 की बात कर रहा है, हाई स्पिन, तो पहले एक एक सबको मिलेगा। ये ईमानदार बंदे हैं ये सब, ठीक है। हाई स्पिन वाले ईमानदार होते हैं, कहते हैं पहले सबको एक एक मिलना चाहिए कम से कम, ठीक है ना। ये बेईमान होते हैं, लो स्पिन वाले बेईमान होते हैं ना। चलो कोई नहीं, मैं ऐसे ही बताता हूँ ताकि आप जो है लंबे टाइम तक याद रखो, है ना। मैं भी ऐसे ही लंबे टाइम तक याद रखता हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बींग ही हूँ, ठीक है। चलो तो इसको आप जब देखोगे तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, अरे 5 ही है भैया, है ना। अगेन जब यहाँ पे कहोगे कि हाई स्पिन के लिए छठा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगा और टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो इसके लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसके लिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो शायद मैं सही कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं y की मैं बात करूं तो ये हमें कितना टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे रहा है, टोटल 9, 4 प्लस 9 9, 4 प्लस 5 जो होता है 9 होता है एवरीवन। तो x प्लस वाई ही पूछा था, x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट, तो 6 प्लस 9 इज इक्वल टू, ये पता है मेरा 5 साल का भतीजा है, शायद वो ही बता देगा, सॉरी। तो 15 इज द राइट आंसर, राइट। एक सेकेंड में देखता हूँ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द D3 D4 D7 लो स्पिन। लो स्पिन का मतलब पेयरिंग होगा, और पेयरिंग होगा तो पहले D3 3 2 और 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये दैट्स इट, ये कंपाउंड, ये क्वेश्चन था एवरीवन। मुझे लगता है अगर कोई डिफॉल्ट अगर फॉल्ट है तो आप मुझे थोड़ा बता देना, ठीक है। कभी कभी दिमाग भी ऊपर ऑर्बिट में चल रहा होता है ना, काम नहीं करता है। तो मैं पढ़ तो रहा होता हूँ, कैलकुलेशन सही कर रहा होता हूँ, कभी कभी मिस्टेक कर देता हूँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कहीं आपको गलती दिखे तो बता देना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एवरीवन। सो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन एवरीवन। ये अगेन हमारे पास क्वेश्चन है 5 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम से बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है एवरीवन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये मेरा सबसे फेवरेट चैप्टरों में से एक है, आज भी मेरा बहुत ही फेवरेट है। और मैं जब ग्रेड 11th में था तो ऑब्वियसली ये इससे रिलेटेड मैंने बहुत क्वेश्चन किए थे, है ना। तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक बन चुका था एवरीवन। तो चलो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले। इस क्वेश्चन को जब ध्यान से आप देखोगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। चलो मैं एज्यूम कर लेता हूँ ए बी जो है इनिशियली हमारे पास 1 मोल है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को मैं इजिली कर सके, है ना। तो यहाँ पे 1 मोल था तो ये 1 माइनस अल्फा कर देता हूँ, ये अल्फा बाई 2 और ये अल्फा बाई 2, टी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ एवरीवन, ठीक है, क्योंकि समय की भी देखनी, अच्छा लिख देता हूँ यार, टी इज इक्वल टू 0 पे ये 1 होगा, ये 0 0, ठीक है, अब खुश। चलो ये इस टाइम पे हम पी टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी मोल्स निकाल लेते हैं। एन टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, एन इक्विलिब्रियम हमारे पास अगर निकाले तो हमारे पास टोटल मोल्स हो जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस अल्फा बाई 2। जब इस चीज को आपको कैलकुलेट करोगे तो ये 1 आएगा एवरीवन, ठीक है। और यहाँ से जब मैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए टू ए बी लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल, यहाँ पे पी टोटल हमारे पास कितना है एवरीवन, पी टोटल इज इक्वल टू पी है, ठीक है। तो जस्ट इसको पी से मल्टीप्लाई कर दो। पार्शियल प्रेशर ऑफ यहाँ पे E2 अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई पी हो जाएगा एवरीवन। पी बी टू इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई पी हो जाएगा एवरीवन। सो यहाँ पे आप जब देखोगे तो ये 1 माइनस अल्फा इंटू पी हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा पी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा पी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा एवरीवन। अब क्या है, जस्ट हमें केपी का वैल्यू तो लिखना है, केपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ E2 मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर। अच्छा ये क्यों लिखते हैं, इसमें भी अगर किसी को डाउट है तो भैया तैयारी करना छोड़ दो। आई एम सॉरी, लेकिन क्या ही को सच बात है ये, अगर आप जो भी बंदा कह रहा है कि सर ये मुझे लिखना ही नहीं आता तो छोड़ दो, केमिकल इक्विलिब्रियम तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते फिर। अब तो एग्जाम चल रहा है भाई, इतना सीरियसली टॉपिक कैसे छोड़ सकते हो, है ना। चलो मैं उनके लिए कह रहा था जो इनको बिल्कुल नहीं आता है ना, उनके लिए ये क्वेश्चन है ही नहीं। अल्फा पी डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई हमारे पास पी अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू पी के पावर 2, राइट, ये सही है। तो ये हो जाएगा कैलकुलेशन आप जब करोगे तो अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैं ही कर लूँ, चलो मैं नीचे ही कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे यार कैसे कर दिया आपने, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इनटू में पी स्क्वायर एवरीवन, ठीक है, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, लगता है कि मैच कर गया है कोई, हाँ बिल्कुल पहला ही ऑप्शन मैच कर गया।
ओहो, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है ना। चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था एवरीवन, और मेरे लिए बहुत ही फेवरेट टॉपिक था, और मैं आज भी इसे बहुत, मतलब क्या ही कहूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम मुझे खुश कर देता है ना। दिल खुश हो जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन देख के। चलो, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एवरीवन। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, जिसमें क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ 22 विद द थ्री प्राइमरी कार्बन, थ्री प्राइमरी कार्बन। तो चेक कर लेते हैं ना ऑप्शन के थ्रू, इतना मेहनत क्यों करना है। एन पेंटेन, एन पेंटेन की अब मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 2 डिग्री कार्बन है, इसमें 3 2 डिग्री कार्बन है, और हमारे पास दो, हमारे पास 1 डिग्री है। पूछा क्या है, थ्री प्राइमरी, तो ये गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे जब आप देते हो 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये हमारे पास कह सकते हैं क्या, 1 2 3 4 ब्यूटेन हो गया, और 2 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो इसमें हो जाएगा 6 कार्बन आ गया, तो C6H14 हो जाएगा। तो बर्छक बहंतर, नहीं नहीं, ये तो कंपाउंड ही नहीं होगा। अगर इसमें कंपाउंड ले ले तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास एक एक हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, एक हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, और हमारे पास चार जो है हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है, और एक हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो ये भी गया। अब आते हैं 1 1 डाइमिथाइल, डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ओके, तो ये हमारे पास साइक्लोप्रोपेन है एवरीवन, 1 1 डाइमिथाइल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 1 डाइमिथाइल, ठीक है, ये डाइमिथाइल हो गया, डाइमिथाइल। अरे भैया, मैं जस्ट काउंट ही तो करना था। ये इसमें हमारे पास 2 डिग्री वाले, दो जो है 2 डिग्री कार्बन है, और दो जो है हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है एवरीवन, ठीक है। तो ये भी कंपाउंड गया, मतलब ये चारों तीनों चले गए, अब बचा एक ही है, आंख मूंद के मार लो, लेकिन नहीं, हमें अभी चेक करना है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे आओ, 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो एक तो हमारे पास 1 डिग्री, एक हमारे पास 1 डिग्री, और एक हमारे पास 1 डिग्री, तो इस वाले कार्बन को हम कह सकते हैं 3 डिग्री कार्बन है। अच्छा, ये हमारे पास 4 डिग्री कार्बन था एवरीवन, क्वाटरनरी कार्बन था, हम सॉरी कि मैं इसको 3 डिग्री कार्बन बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, होता है ना, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसे काम हो जाता है। यहाँ पे भी हमारे पास 2 डिग्री कार्बन दो है, और दो हमारे पास 1 डिग्री है, और एक हमारे पास क्वाटरनरी कार्बन भी है, ठीक है, 4 डिग्री, ठीक है, क्वाटरनरी जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 डिग्री, 3 डिग्री जो है ये वाला हो गया। तो एक हमारे पास 3 डिग्री कार्बन है, और हमारे पास तीन जो है हमारे पास 1 डिग्री कार्बन है एवरीवन, और एक हमारे पास 2 डिग्री कार्बन है, राइट। सो ये सिचुएशन है एवरीवन, और ये जो है मैच कर रहा है हमारे रिक्वायरमेंट से। सो डी इज द राइट आंसर। अच्छा, अभी अभी खाना खाया हूँ लग रहा है, सॉरी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में एवरीवन, ठीक है। वंस अगेन एवरीवन, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है कि मैच द फॉलोइंग, ठीक है। जिसको लग रहा है कि कौन सा शिफ्ट का पेपर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हो सर, तो कॉर्नर में भी थोड़ा देख लेना भैया, 5th अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, ठीक है। मैच करने के लिए क्वेश्चन हमारे पास है कॉलम 1 और कॉलम 2। ओह सॉरी, सिंपल डिस्टिलेशन, उसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीम डिस्टिलेशन, और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, या फिर इसको हम लोग एक और नाम कह सकते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। तो डिस्टिलेशन से क्वेश्चन था, ठीक है। क्वालिटेटिव एनालिसिस या क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो भी आप कहना चाहो वो भी टॉपिक कह सकते हो, या फिर किम सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहला चैप्टर है बेसिक, या फिर आप कह सकते हो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहां से भी आप सुन सकते हो इस चीज के बारे में। तो सिंपल डिस्टिलेशन का काम क्या है, ये जो है जब बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता है, कोई भी दो सॉल्यूशन, दो लिक्विड के अगर मिक्स है, और उनके जो है क्या है बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो उसे हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं, राइट। बिटवीन टू लिक्विड हैविंग लो डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, बिटवीन टू लिक्विड हाई डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसे हम लोग सैंपल डिस्टिलेशन से कर सकते हैं, यानी कि 1 का एस होगा एवरीवन, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल कहने का मतलब ही, मतलब हम लोग कहते हैं ना बहुत ही फ्रैक्शन मात्र से रह गया, है ना, मतलब बहुत ही कम डिफरेंस है, ठीक है। तो इसलिए उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऐसे कह रहा हूं, आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। इसका मतलब 2 का क्या हो जाएगा, 2 का आर हो जाएगा एवरीवन, ठीक है।
इसके बाद आएगा स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन कोई ऐसे कंपाउंड को ही डिस्टिलेट कर सकते हो ना जो कम से पहले भाप बने, ठीक है। तो वैसे कंपाउंड जो है अलग किए जा सकते हैं। डिस्टिलेशन में पृथक करना मतलब अलग करने वाला प्रोसेस। तो इस वेपर को तभी वेपर अलग कर पाओगे ना स्टीम डिस्टिलेशन वाले में, जब तभी हो पाएगा जब वो वेपर बने। इसका मतलब कोई भी जो कंपाउंड होगा वो स्टीम वोलेटाइल होगा। स्टीम वोलेटाइल का मतलब स्टीम में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, 3 का पी आ जाएगा एवरीवन, ठीक है। और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर में यहाँ पे डर ये होता है कि प्रेशर ज्यादा अप्लाई करने पे कंपाउंड टूट ना जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर जो होता है वो किससे रिलेटेड है, ये फॉर लिक्विड हैविंग रिस्क ऑफ डिकम्पोजिशन। तो चलो मैं देख लेता हूं एक बार। 4 का जो है हमारे पास क्यू है, ओके। थर्ड का हमारे पास पी है। तो पी जो है थर्ड में पी है, थर्ड में पी, इसमें भी है, इसमें भी है। 4 में हमारे पास क्यू है, इसमें 4 में एस है। तो हमारे पास क्यू वाला आंसर है और सेकंड का आर, फर्स्ट का एस, बिल्कुल ए मैच कर रहा है एवरीवन, ठीक है। तो जिस किसी को भी लग रहा है कि थोड़ा गड़बड़ है तो इसके लिए शायद मैं एनसीईआरटी में दिखा सकता था, पर कोई नहीं, इतना बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें आप बहुत इजीली फाइंड कर लोगे। और एक काम आप कर सकते हो, आपको और कहाँ पे मिल जाएगा, ये सॉल्यूशन चैप्टर में भी आपको ये स्टीम डिस्टिलेशन का थोड़ा सा पार्ट मिल जाता है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सॉल्यूशन चैप्टर में हमने पढ़ा है जहाँ पे आपको सॉलिड इन लिक्विड पढ़ने को देखने को मिलता है या फिर लिक्विड इन लिक्विड, वहां पे ये पॉइंट मिल जाएगा एवरीवन, ठीक है। तो ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से थोड़ा सा जस्ट पहले आप जब जेआरबी का बुक खोलोगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। कोई अदर वीडियोस में अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वीडियोस में आपको दिखा दूंगा, वहां से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूंगा, तो आप कमेंट में बता देना पहले, ठीक है। मैं जस्ट अभी आंसर के पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, राइट। ओके एवरीवन, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ताकि और भी अदर्स जो पेपर्स हैं उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको करा सकूं, ठीक है, आपको बता सकूं। मिलते हैं एवरीवन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो बाय। सो हेलो एवरीवन, एक और हमारे पास जेईई मेंस का क्वेश्चन है जिसमें कह रहा था कि द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग कंपाउंड इज। पहली बात तो मैं बता दूं, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो कैसे बढ़ता है, या तो आपके पास कोई कंपाउंड जो है प्लस सॉरी माइनस आई शो कर रहा हो या फिर माइनस एम शो कर रहा हो। अगर ये कंपाउंड कोई जो है इस तरीके का कैरेक्टरिस्टिक उसके पास है तो वो प्लस जो है एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कराएगा, ठीक है। तो इन जो चारों कंपाउंड भाई साहब हैं, एक में तो फिनॉल है, फिनॉल भाई साहब बहुत ही ऑर्गेनिक में तो क्या ही कहूँ, मतलब इसके जलवे ही अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये तो कह रहा है कि पैरानाइट्रोफिनॉल, ओ भैया ये बेंजीन है, अब ये फिनॉल हुआ, ठीक है। तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल में जो है ये NO2 अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एक तो पहला हो गया, ये दूसरा हो गया इथेनॉल C2H5OH। ओ भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो गए। उसके बाद हमारे पास पैरामिथॉक्सी फिनॉल कह रहा है, ओ हो पैरामिथॉक्सी फिनॉल की मैं बात करूं तो ये OH हो जाएगा और ये OCH3। ओ हो ये तो ज्यादा ही स्टेबल है। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है तो इसको जस्ट हाइड्रोजन निकाल दो और ये O माइनस को स्टेबल करके देख लो। तो O माइनस को स्टेबल, ये NO2 जो है नेगेटिव चार्ज को ज्यादा स्टेबल करेगा, तो सबसे ज्यादा तो यही हो गया। तो दो सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर मैं A और B सीड में ही लिख देता हूँ, ये A है, ये B है और ये C है और ये D है, ठीक है। अब सही है, तो सबसे ज्यादा बी का हो जाएगा एवरीवन। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, बी के बाद हमारे पास सबसे ज्यादा हो जाएगा ए का, ठीक है। बी के बाद ए आएगा एवरीवन। उसके बाद हमारे पास किसका होगा, उसके बाद हमारे पास सी का होगा एवरीवन। उसके बाद डी का होगा, राइट, ठीक है। इस वाले कंपाउंड में सबसे स्लो क्यों हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है और ये लोन पेयर जो है ये पार्टिसिपेट कर जाएगा, ठीक है। इस चीज को अनस्टेबल कर देगा। अगर मैं वो माइनस की मैं बात करूं तो ये अनस्टेबल कर देगा, ठीक है, ठीक है एवरीवन। ये लोन पेयर जो है ये जो लोन पेयर जो है, सॉरी, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो पार्टिसिपेट करके प्लस एम शो करेगा और प्लस एम की वजह से ये नेगेटिव अनस्टेबल हो जाएगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगा, इसलिए डी सबसे लो है एवरीवन, ठीक है। ओह सॉरी, सॉरी सॉरी, कहीं हमने मिस्टेक कर दी है। इथेनॉल का सबसे लो होना चाहिए, है ना।
इथेनॉल का सबसे लो होना चाहिए एवरीवन, ठीक है। क्यों सबसे लो होना चाहिए? क्योंकि यहाँ तो कम से कम एक ग्रुप है जो इसको 3 रेजोनेंस से स्टेबल कर रहा है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया। हमारे पास इथेनॉल है एवरीवन, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये हमारे पास डी आएगा, उसके बाद सी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना था, सॉरी, माय मिस्टेक, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है एवरीवन, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना, सॉरी मैं इसे भावनाओं में बह गया। ये C2H5O, इस जब O माइनस को देखोगे तो ये जो है स्टेबलाइज के कुछ नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो थोड़ा रेजोनेंस में जा भी रहा है, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं एवरीवन। सो एक और क्वेश्चन है हमारे पास एवरीवन, अगेन हमारे पास ये बी एनसीईआरटी का ही एक लाइन मुझे दिखता है, ठीक है। अगर एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था तो बहुत इजी क्वेश्चन था। कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए एंड बी आर आर ए एंड आर बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली गिव द बॉन्ड लेंथ एंड द टोटल लेंथ ऑफ ए बी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये अगर हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी, सॉरी ये हमारे पास बी है, ठीक है, तो क्या होगा? कोवेलेंट रेडियाई क्या हो जाएगा एवरीवन? कोवेलेंट रेडियाई की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा ये वाला लेंथ, ठीक है, इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, तो ये हमारे पास ये जो लेंथ होगा आर ए प्लस आर बी, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये कोवैलेंट रेडियाई है एवरीवन, ठीक है, कोवैलेंट रेडियाई, ठीक है। ओके, अब अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो ये वाला कॉर्नर से लेके यहाँ वाला कॉर्नर तक जो लेंथ होगा वो हमारे पास टोटल लेंथ हो जाएगा। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? ये हम लिख सकते हैं, रेडियस अगर आर ए है तो ये टू आर ए जो डायमीटर हो जाएगा, टू आर ए प्लस टू आर बी हम कह सकते हैं। तो टू निकाल दो तो ये आर ए प्लस आर बी हो गया, आर ए प्लस आर बी, ठीक है। तो बस यही तो है टोटल लेंथ। अच्छा, अब ये जो है, जो लोग सेटिस्फाई नहीं है, नहीं सर मुझे तो आपकी ये थ्योरी बिल्कुल पसंद नहीं है, ये मेरी थ्योरी नहीं है भैया, ये एनसीईआरटी की लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। तो मैं आपको अब एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो दिल पे हाथ रख लो। रेडियस के बारे में बात हो रही है ना, तो रेडियस आपको नीचे देखने को मिलेंगे, रेडियस, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो ऊपर ही देखने को मिलेंगे। अरे भैया क्या हो रहा है इधर? कोवेलेंट रेडियाई, ओह यहाँ पे है एवरीवन, ठीक है। बॉन्ड लेंथ की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो ये ए मॉलिक्यूल्स है और ये बी मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे जो है इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को हम आर बी कहते हैं, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस को आर ए कहते हैं, और यही आर ए प्लस आर बी हमें जो है क्या दे रहा है? देखो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ऑफ कोवेलेंट रेडियाई मॉलिक्यूल्स ए बी, R is equal to RA plus RB. R is the bond length of RA, RB are the covalent radii of A and B respectively. ठीक है, RA is the bond length. ठीक है, R is the bond length. ठीक है ना? अब खुश? बिल्कुल। इसीलिए मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ एनसीईआरटी के बुक का, ताकि आप जो है इंश्योर कर सके कि टीचर जो पढ़ा रहा है या जो मैं बता रहा हूँ वो गलत नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको 100% करेक्ट ही आंसर दे सकता हूँ। जहां पे मुझे डाउट होगा मैं आपको कह दूंगा कि नहीं मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, मुझे खुद में संदेह है, ठीक है। ताकि जो है, मतलब मैं ऐसा देखा हूँ कि यूट्यूब पे जो है बहुत सारे टीचर थोड़ी गलत भी आंसर दे देते हैं और चल जाता है। तो एक टाइम पे मैं इस एक टीचर को मैं गाली दे दिया था कमेंट में जब मैं तैयारी करता था, क्योंकि उन्होंने वाकई में मुझे, मतलब उस क्वेश्चन में वाकई में गड़बड़ की थी, एक क्वेश्चन में नहीं, उनके वीडियोज में बहुत सारे पार्टिकुलर वीडियो में देखा था, तो तब से मैं तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कोई गाली ना दे दे, इसलिए मैं हमेशा क्रॉस चेक जरूर करवाता हूँ, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, विल सी इनटू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।